हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया होने वाला है आज। क्या नया होने वाला है? तो सी एस सी टी के अभी जून 2026 के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। एंड हमारे पास फाइनली क्वेश्चन पेपर आ चुका है। क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास चारों सब्जेक्ट के आ चुके हैं, चारों सब्जेक्ट के। एंड हम लोग एक एक क्लास में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है पूरा सी एस सी टी, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। एंड अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है और आपको सिर्फ देखना है, तो भी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं उठाने वाली हूँ लॉ का, जिसमें एमसीक्यूज है, ठीक है। लॉ का चैप्टर नंबर, पेपर नंबर 4 है हमारा, लॉ विच इज एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड 100 क्वेश्चंस आते हैं। चलो, तो आज हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मतलब दो पार्ट्स में होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं एंड रीजनिंग के साथ हम सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा। 50 क्वेश्चन एक बार में करेंगे, तो 50 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। वैसे जो, अगर आपको मालूम हो, अगर अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम है, अगर, एक मिनट ना, पेन निकालू, हाँ ब्लैक पेन, ठीक है। चलो रेड पेन से करते हैं इसमें तो, कि व्हाइट पेज है, रेड पेन से अच्छा दिखेगा। अगर आपको मालूम हो, तो जो हमारा बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट है, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। क्या है? बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम है। ओके, यस। बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम है। इसमें से बिजनेस लॉ आता है 60 मार्क्स का, एंड मैनेजमेंट आता है 40 मार्क्स का। ये हमको पता है, ये हमको पता है, पहली बात तो चलो, अपन यहाँ के अभी 50 क्वेश्चन करने वाले, बिजनेस लॉ के 50 क्वेश्चन, उसके बाद 10 + 40 क्वेश्चन जो है वो मैनेजमेंट के अपन इसके बाद करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी अभी जो है, मैं पूरा बना के लेकर आई हूँ आपके फर्स्ट फर्स्ट हाफ का, ठीक है। फर्स्ट हाफ मतलब कि 50 क्वेश्चन का। चलो चलो, यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है कि कहाँ कैसे कैसे फिल करना रहता है। ओएमआर शीट सिर्फ आप बॉल पेन से ही फिल करते हो। ओएमआर सिर्फ ब्लैक यूज करोगे आप, ब्लू यूज करोगे बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अपन आ रहे पार्ट ए में, फाइनली सी एस सी टी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पेपर है रिस्ट्रक्चर्ड अटेम्प्ट का, पहला क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट which lay down some rule or principle are called जुडिशियल प्रेसिडेंस, कहते हैं इनको, ठीक है। अब एक बार बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजंस दिए, उसको हमने अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीक केस के लिए क्या बना लिया? रूल और प्रिंसिपल बना लिया, रूल या प्रिंसिपल बना लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका आंसर जुडिशियल प्रेसिडेंस। इसका आंसर क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंस। कस्टम्स जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, स्टैट्यूट्स, सिर्फ सिर्फ जो स्टैट्यूट्स है, वो लेजिस्लेशन से आता है। लेजिस्लेशन से आता है। स्टैट्यूट कहाँ से आता है? लेजिस्लेशन से आता है। स्टैट्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट नहीं बना सकती। और एक्ट कौन बनाता है? एक्ट पार्लियामेंट। एक्ट कौन बताता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। तो ना कस्टम है, ना स्टैट्यूट है, ना एक्ट है। इसका आंसर क्या है? जुडिशियल प्रेसिडेंट है। वो डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे रहा है, एंड जिससे रूल और प्रिंसिपल बन रहे हैं, विच लेड आउट रूल एंड प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 डील्स विथ कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंटो। मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में ही, 3 चीजों के बारे में बताया था। यार इसके लिए ना हमको थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ लिखते चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था, उसको अबॉलिश करके ये बनाया गया है, ठीक है। उसको अबॉलिश करके ये बनाया गया है। तीसरा, सॉरी, दूसरे ही क्वेश्चन का था ये, गलत लिख दिया तीसरा मैंने। हाँ, दूसरा दूसरा है इसके बाद बीएनएस। बीएनएस क्या है?
बीएनएस आपका है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड, जहाँ पे पेनाल्टीज वगैरह, फाइन्स वगैरह और पनिशमेंट्स वगैरह दी हुई है ऑफेंसेस की। तो ये बीएनएस है। और उसके बाद है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि है एविडेंस एक्ट। तो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था, अब बीएनएसएस हो गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, अब हो गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। और पहले हुआ करता था एविडेंस एक्ट, अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है, उसको किसको कंसोलिडेट करके बनाया। तो यहाँ पे आंसर लिखा है आपका लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर्स। सिविल प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड ऑलरेडी बना हुआ है। प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड इंसिडेंटल मेंटल्स, ये आईपीसी वाला है, तो मतलब ये बीएनएस कहा जाएगा, बीएनएसएस नहीं कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो उसका आंसर है बी। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट इन रेफरेंस टू द मीडिएशन एक्ट। हमको मीडिएशन एक्ट समझना है, मीडिएशन एक्ट के हिसाब से क्या सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और पेज इंसर्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हम लिखते भी जाएंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2026 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अभी हम किसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर नंबर 4, विच इज, पेपर नंबर 4 क्या है आपका, बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। ये आपका पेपर नंबर 4 है, ठीक है। चलो एक एक करके, हाँ, तो हम आए थे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर, मैं सबको आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे रही हूँ, डिटेल्ड दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हो ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। तो ठीक है, हमने यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, अरे यार इस तरीके से करेंगे तो फिर जल्दी नहीं हो पाएगा ना, इस तरीके से होगा तो जल्दी नहीं हो पाएगा। चलो यार, मैं लिखवाऊंगी ना तो देर हो जाएगी, काफी टाइम लग जाएगा, फटाफट आंसर ही इसके पढ़ते हैं, एंड मैं आपको फटाफट इसका रीजनिंग में बताते जाती हूँ क्या क्या है, ठीक है। मेरे को सुनते जाना, मुझे अच्छे से सुनते जाना तुम, बस, है ना। अरे भगवान प्लीज चल जा, भगवान प्लीज चल जा, प्लीज अभी परेशान मत कर, प्लीज प्लीज प्लीज। हम्म, हाँ, तो मीडिएशन एक्ट, आपने 3 एक्ट्स पढ़े हैं, आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड मीडिएशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में कोर्ट जो होती है आपको आर्बिट्रेटर के पास भेज देती है कि वहां जाके आप बात कीजिए, सेटलमेंट कीजिए, सेटलमेंट ही होता है, तीनों कोर्ट्स में सेटलमेंट ही होता है। आर्बिट्रेशन में सेटलमेंट होगा, कंसिलिएशन में भी सेटलमेंट होगा, मीडिएटर में भी सेटलमेंट होगा, बट अलग अलग तरीके से होता है। आर्बिट्रेशन कोर्ट आपको भेज देती है आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेटर जो भी डिसाइड करता है वो दोनों पार्टी से बाइंडिंग रहता है, जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर लेगा दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया क्या, आर्बिट्रेशन। कंसलेशन जो रहता है, वहां पे एडवाइजर रहता है, कौन रहता है, एडवाइजर रहता है, और वहां पे डिसीजंस कौन लेता है, सेटलमेंट कौन करता है, जो भी दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है ना, वही डिसीजन लेती है कंसिलेशन में, ठीक है। मीडिएशन में भी क्या होता है कि मीडिएशन में भी दोनों पार्टीज वॉलंटरी आती है, खुद आई है वो सेटलमेंट कराने के लिए, ना कोर्ट ने भेजा, किसी ने नहीं भेजा, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। मीडिएशन खुद कराने के लिए आए हैं, और उसका जो डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, वो भी वॉलंटरी सेटलमेंट होगा, मतलब कि डिस्प्यूटिंग पार्टीज ही मिलके डिसीजन पे आएगी। यहाँ पे कोई भी डिसीजन बाइंडिंग किसी पे नहीं रहता, यहाँ पे डिस्प्यूटिंग पार्टीज मिलके ही डिसीजन लेती है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है इन रेफरेंस टू मीडिएशन एक्ट, तो पढ़ते हैं। इट एनकरेजेस वॉलंटरी एंड स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है, अभी तक तो सही दिख रहा है। इट एनकरेजेस वॉलंटरी एंड अनस्ट्रक्चर्ड, क्या बोल रहे हैं, अनस्ट्रक्चर मीडिएशन टू रिजॉल्व
disputes amicably. यहाँ पे वॉलंटरी स्ट्रक्चर्ड था या वॉलंटरी अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। इट एनकरेजेस इनवॉलंटरी एंड स्ट्रक्चर्ड, यहाँ पे इनवॉलंटरी आ गया एंड स्ट्रक्चर्ड आ गया, ठीक है। इट एनकरेजेस इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्रक्चर्ड। पहली बात तो वॉलंटरी होता है, दूसरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक एक्ट बना दिया गया है, तो स्ट्रक्चर्ड ही हुआ ना, तो वॉलंटरी भी है और स्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। वॉलंटरी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्ड नहीं है एंड इनवॉलंटरी अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये वॉलंटरी भी है और स्ट्रक्चर्ड भी है, तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है? ए। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला फॉर 1973 फॉर एससीसी 2025, व्हाट डज एससीसी स्टैंड फॉर? ठीक है, अभी बता दें केस साइटेशन जब होता है तो इसमें क्या क्या होता है। पहली बात तो जो केसर नंदा भारती एंड स्टेट ऑफ केरला, इनको बोलते हैं केस का नाम। इसको क्या बोलते हैं? केस का नाम। ये जो 1973 है इसको बोलते हैं ईयर ऑफ रिपोर्ट। किस साल का केस है? ईयर ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। जहां पे भी एससीसी लिखा है मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस है जहां पे भी लिखा हुआ है। एंड 2025 जो है, जो 2025 है वो एक्चुअली पेज नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? 2025 पेज नंबर कहलाता है। जिस पेज से ये केस स्टार्ट हुआ है, जिस पेज से केस स्टार्ट हुआ है उसको पेज नंबर, ठीक है। तो एससीसी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट केसेस। सुप्रीम कोर्ट केसेस, इसका आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइटेशंस होते हैं। एससीसी की जगह CLJ लिखा हो तो वो होगा कंपनी लॉ जर्नल, ठीक है। ITR लिखा हो तो इनकम टैक्स रिपोर्ट्स, ओके। अगर LR लिखा है तो लेबर रिपोर्ट्स हो गई। AIR लिखा है तो ऑल इंडिया रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे साइटेशंस होता है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, है ना, ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है साइटेशन में। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPDP एक्ट? DPDP एक्ट क्या है? ये DPDP क्या है? ये DPDP क्या है? DPDP एक्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। ये है DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो पूछ रहे हैं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पढ़ते हैं। टू रेगुलेट ओनली ट्रेडिशनल नॉन डिजिटल डेटा। अरे भाई डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है, मतलब डिजिटल चीजें को प्रोटेक्ट करेगा ना, ट्रेडिशनल नॉन डिजिटल को नहीं करेगा, तो ये आंसर तो गलत ही है। टू बैन इंटरनेशनल डेटा ट्रांसफर कंप्लीटली, भाई ये भी नहीं करना है हमको, तो ये करना है कि इंटरनेशनली भी अच्छे तरीके से हो पर प्रोटेक्शन रहे, है ना, तो ये भी नहीं है। टू प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पसेस, ये एक तरीके से सही है, सही लग रहा है, ठीक है। टू इंक्रीज गवर्नमेंटल सर्विलेंस ऑन सोशल, नॉर्थ कोरिया में थोड़ा रह रहे हैं कि हमारे जो भी हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, डिजिटली हम जो भी कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट का पूरा तरीके से सर्विलेंस हो जाए, ये भी नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या है? सी, टू प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पसेस। यस, हमारा जो पर्सनल डेटा है, डिजिटल जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना है लॉफुली, उसको प्रोटेक्ट करना है लॉफुली। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ? अभी मैंने आपको तीनों लॉ बताए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस किया था, भारतीय न्याय संहिता इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। अभी तक के 6 क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम ऑडी अल्ट्रम पार्टम? अभी आपको नहीं पता होगा कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब जो मेरे से अभी पढ़ रहे CACT बच्चे उनको नहीं पता होगा, जिनने पढ़ा हुआ उनको पता होगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है हेयर द अदर साइड, ठीक है। ये कहाँ से आया है? ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल से आया है। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल से आया है ये। इसका मतलब क्या होता है? हेयर द अदर साइड, मतलब आप दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी दो फॉर बीइंग हर्ड। मतलब कि जब भी आप दो जब दो लोग लड़ने के लिए आए हैं कोर्ट में, दोनों लोगों को बराबर से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए। उसको बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब हेयर द अदर साइड, ठीक है। हेयर द अदर साइड। ये लेट द बायर बी वेयर, इसको कैविएट एम्पटर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैविट एम्पटर बोलते हैं। नो वन कैन बी द जज इन हिज ओन केस, इसको बोलते हैं नेमो जुडेक्स, नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ,
सुआ, ठीक है। नेमोजिडेक्स एंड कॉसासुआ, ये सब क्या है? ये सब नाम दिए हुए हैं इनके, इनके नाम, ठीक है। लैटिन नेम्स है इन सब के, क्या है? मैक्सिम्स है। इनको क्या बोला जाता है? मैक्सिम्स बोला जाता है। एंड ये जैसे जैसे आप लॉ पढ़ते जाओगे ना, आपको ये आता भी जाएगा कि क्या क्या मैक्सिम्स होते हैं। ओके, एट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी CFI Technologies Private Limited is not the property of its shareholders। क्या बोल रहे हैं? जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। विच लैंडमार्क केस स्टेटेड दिस कंसेप्ट? ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन से चारों केसेस में से ये बताया गया है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, वो शेयर होल्डर्स की नहीं मानी जाएगी। तो हमने एक केस लॉ पढ़ा था, सेलमन वर्सेस सेलमन। उसमें क्या बोला था? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या आया था कि इस केस में आया था कि दोनों डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन, ठीक है। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, मतलब कि उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी, वो शेयर होल्डर्स की नहीं रहेगी। गिलफर्ड मोटर्स हमने कॉर्पोरेट व्हील, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसमें पढ़ा था ये गिलफर्ड मोटर्स का केस। कॉर्नर ब्रोस का यहाँ पे केस कोई रिलेटेड है ही नहीं, है ना, अनरिलेटेड वाली चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 में कि विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस कंपनी? क्या पूछ रहे हैं कि कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन कंपनी ही डिफाइन करता है? कंपनी की डेफिनेशन क्या डिफाइन करता है? एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। बहुत बार बताई थी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 20 कंपनी डिफाइन करता है। कंपनी कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन नंबर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन the workmen employed in Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar versus the Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar, and under 1986 the corporate wheel was lifted because। ये जो केस है, हमने जो 8 केसेस पढ़े थे ना कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होने वाले, उसमें से है। ये बोल रहे हैं कि वर्कमैन एम्प्लॉयड, यहाँ पे क्या हुआ था कि एक कंपनी है एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसने एक और सब्सिडरी कंपनी बनाई एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके, ठीक है। और उसमें उसमें जो क्या बोलते हैं, वर्कमैन थे, उनको पैसा ना देना पड़े, उनको बोनस ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने सिर्फ सब्सिडरी कंपनी बना के अपना प्रॉफिट डाइवर्ट किया था। याद आ रहा है? वो केस लॉ पढ़ा होगा, याद आ रहा है? उन्होंने क्या किया था? सिर्फ सब्सिडरी कंपनी बनाई पेरेंट कंपनी ने, और उस कंपनी में अपना प्रॉफिट डाइवर्ट कर दिया कि जो ये लेजिस्लेशन आ रहा है ना आपका, कौन सा वेलफेयर लेजिस्लेशन आ रहा है आपका? वेलफेयर लेजिस्लेशन यहाँ पे आएगा, बोनस एक्ट वाला। जो आपका वेलफेयर लेजिस्लेशन है, कौन सा? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये उनके ऊपर ना आए, उनके ऊपर लागू नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने प्रॉफिट्स डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिए अपनी सब्सिडरी कंपनी में, कि उनको जो वर्कमैन है उनको बोनस देना पड़े। इसलिए ये केस जब हुआ, तब तब जो कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हुई थी, फिर देखा था कि सब्सिडरी कंपनी एक्चुअली तो पेरेंट कंपनी होल्ड कर रहा है पूरी तरीके से, और पेरेंट कंपनी यहाँ पे अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका आंसर ये होगा कि पर्पस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन वाज टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। ये लेजिस्लेशन जो है ना, इसको अवॉइड करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। कंपनी इवेडेड इनकम टैक्स नहीं, कंपनी वाज जस्ट एन एजेंसी और ट्रस्ट फॉर समवन एल्स नहीं, फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं। इसका आंसर है कि वेलफेयर लेजिस्लेशन अवॉइड करने के लिए बस ये कंपनी बनाई गई थी। अ कंपनी इज कॉल्ड अ स्मॉल कंपनी इफ इट इज, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी पढ़ाई है मैंने आपको। स्मॉल कंपनी का मतलब की लिमिट्स क्या है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मैक्सिमम 50 lakhs एंड जिसका टर्नओवर इज मैक्सिमम 2 CR, ठीक है। और इसकी लिमिट्स बढ़ के कितनी हो सकती है? इसकी लिमिट्स मैक्सिमम 10 CR हो सकती है, और टर्नओवर की मैक्सिमम 100 CR तक जा सकती है। ये लिमिट है, ये लिमिट है, ये लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बोरोइंग ऑफ लेस देन, बोरोइंग तो हटा दो, ये तो कुछ है ही नहीं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेस देन 20, ये भी कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी कुछ भी नहीं है। टर्नओवर इज 50 लाख, अरे
इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। ये किसकी गलती है? ये हमारी गलती नहीं है, ये पेपर की गलती है। किसकी गलती? पेपर की गलती है। वैसे तो ये तीनों गलत ही है, और ये भी गलत ही है, ये भी गलत ही आंसर है, पर आप इसी को टिक करके आ जाना। इसमें आपको ऐसी मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आपने टिक किया हो नहीं किया हो, आपको मार्क्स नहीं, टिक करना जरूरी है। टिक करना जरूरी है। टिक तो करके ही आना, ठीक है। कुछ भी टिक तो करके ही आ जाना, है ना। वो ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? इसमें कुछ भी आंसर सही नहीं है, बट इसको आप टिक कर लेना, क्योंकि चारों की चारों गलत ही हैं। आपको मार्क्स मिल जाएँगे, आपको मार्क्स मिल जाएँगे। फिर आ रहा है, अ कंपनी इन ब्रॉड सेंस मे मीन एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स formed for some purposes was governed by the case study of कौन-सी? स्मिथ एंड एंडरसन। इसका केस पढ़ेंगे, इसका केस पढ़ेंगे अपन बाद में, है ना। इसका आंसर स्मिथ वर्सेस एंडरसन। अगर इस बुक हो तो आप खोल के देखना कि स्मिथ वर्सेस एंडरसन का केस है, ये चैप्टर नंबर 2 का है ना। कंपनी ब्रॉड सेंस में क्या कही गई है? एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म फॉर सम पर्पस, ठीक है। फर्स्ट पेजेस में आपको ये केस लॉ दिख जाएगा स्मिथ वर्सेस एंडरसन का। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस लॉ नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बताता है। ग्रामाफोन वर्सेस एंड टाइपराइटर कंपनी वर्सेस स्टेनली का भी केस नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एक्टिंग एज अ सेपरेट पर्सन ये बताता है। एंड मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो माइनॉरिटी वाली चीज बताता है। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स, ये वाली चीज बताता है, ठीक है। ये ये तो इधर कंपनी लॉ का केस है ही नहीं, तो ये तो गलती है। इसका आंसर है स्मिथ वर्सेस एंडरसन। ओके, अब जाते हैं 13th, हमारे 13th क्वेश्चन पे। Pursuant to Companies Act 2013, a company should file resolutions of certain specified agenda discussed in board meeting in an e-form। मतलब कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करना चाहिए, किसके पास? आरओसी। कुछ कुछ एजेंडास के लिए, कुछ कुछ एजेंडास के लिए कौन से फॉर्म में फाइल करना चाहिए? फॉर्म है MGT 14। फॉर्म क्या है? MGT 14। MGT 7 नहीं है, ये एनुअल रिटर्न की बात करता है, एनुअल रिपोर्ट की बात करता है। DIR 12 ये डायरेक्टर्स की बात करता है। MGT 15 भी नहीं है। आंसर इज MGT 14। मैंने आपको बताया भी है, बताया भी है, ठीक है। Without approval of the shareholders by a special resolution, a company can have how many directors under the Companies Act? मतलब पूछ रहे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं? प्राइवेट में 2, पब्लिक में, पब्लिक में कितने, कितने कितने कितने? 3। एंड ओपीसी में 1। और मैक्सिमम तीनों में कितने होंगे? 15। और इनको बढ़ा के और बढ़ा सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स लेके पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन 15 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है विथआउट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिए बिना कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है 15, ठीक है। A journal meeting may be called after giving a shorter notice if consent is given in writing। जनरल मीटिंग में कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? 21 क्लियर डेज का। ये बोल रहे हैं कि शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं, पर कितने लोगों का कंसेंट चाहिए हमको? तो हमको चाहिए नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग, ठीक है। ये इसका आंसर है, और ये हमने पढ़ा हुआ है। Question number 16. Any company which is not less than 51% of paid up share capital is held by central government or by state government or governments, or partly by central or partly by one or more state governments, and includes a company which is subsidiary company of such government company। क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट 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 कंपनी की बात हो रही है। ना तो स्मॉल कंपनी की बात कर रहे हैं, ना ही प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, ना फॉरेन कंपनी की। यहाँ ये बात करें कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास, या तो पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट, या तो ऐसी सब्सिडरी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। कितना इजी था, कितना इजी था। इन केस ऑफ कंपनी विच डज नॉट हैव अ कॉमन सील एंड देयर इज अ कंपनी सेक्रेटरी, द ऑथराइजेशन विल बी मेड बाय। अगर कंपनी केस में कॉमन सील नहीं है उनके पास, और उनके पास कंपनी सेक्रेटरी है, तो ऑथराइजेशन कैसे होगा? एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साथ, और डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी विल साइन, एंड वो चीज ऑथराइज हो जाएगी, ठीक है। Every listed company should have at least how many total number of independent director? एक लिस्टेड कंपनी के पास कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो 1/3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए हर लिस्टेड कंपनी में।
पढ़ा हुआ है क्या हमने? ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, फिर द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन सम्राट स्टील प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ स्मॉल कंपनी। सम्राट स्टील, पहली बात तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मतलब ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। इनमें क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? तो 2 होने चाहिए। मिनिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 मिनिमम होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। अब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, ये पूछ रहे हैं सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मिनिमम पेड शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए? तो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बनाया बताया था। हमको सिर्फ बोला था एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अभी प्रिस्क्राइब नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? डी। ना तो 1 लाख, ना तो 5 लाख, ना तो 10 लाख, कहीं नहीं लिखा है। यहाँ बस लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। A meeting of board of directors was called on 18 February 2025। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई, मतलब बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। देयर वॉज नो कोरम, कोरम प्रेजेंट नहीं था। कोरम प्रेजेंट नहीं होता मीटिंग में तो क्या हो जाती है? एडजर्न हो जाती है। हैंस द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न टू, कब करेंगे वो मीटिंग? कब करेंगे? क्या हम 14 तारीख को करेंगे? 14 डेज बाद करेंगे? नेक्स्ट मंथ करेंगे? नेक्स्ट डे पे करेंगे? नहीं, हम सेम डे पे करेंगे इन द नेक्स्ट वीक। सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है। अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे निकला तो क्या होगा? अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे निकला तो उसके नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पे करेंगे, नेक्स्ट डे पे करेंगे। तो ये आएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन two consecutive board meetings of Himmat Limited should not be more than 120 days। कौन सी कंपनी है? नॉर्मल कंपनी, पब्लिक कंपनी है। कितनी बोर्ड मीटिंग्स करनी है एक साल में? 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम कितने दिन का गैप कर सकते हैं? 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं कर सकते। 120 डेज से ज्यादा गैप नहीं कर सकते हैं। 4 बोर्ड मीटिंग्स, ये 48 नहीं लिखा है, ये 4 बोर्ड मीटिंग्स लिखा है। 4 बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है। एंड मैक्सिमम 120 डेज का गैप कर सकते हैं। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी बताया हुआ है, मुझे इस पर और बताने की जरूरत नहीं है। In case of dormant company, at least one board meeting should be conducted in each half of the calendar year। अच्छा, डोमेंट कंपनी है। डोमेंट कंपनी का क्या देखा था मैंने? डोमेंट कंपनी में 2 बोर्ड मीटिंग्स होना चाहिए इन 1 ईयर। एंड गैप कितना होगा? 90 डेज का गैप रहेगा। 90 डेज का क्या रहेगा? गैप रहेगा। ये रहता है 90 डेज का मिनिमम गैप, है ना? तो 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। 3 बोर्ड मीटिंग्स नहीं। 2 बोर्ड मीटिंग शैल बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। 2 बोर्ड मीटिंग्स तो सही है। ठीक है। 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन अ कैलेंडर ईयर, ये भी नहीं। 2 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब एक हाफ में 2 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, दूसरे हाफ में 2 बोर्ड मीटिंग्स। तो ये तो गलत आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ? 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर। ऐसे ही खेलते हैं ये लोग, ऐसे ही खेलते हैं। ऐसे ही समझना पड़ेगा। एक हाफ ऑफ द कैलेंडर, मतलब 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, और सेकेंड 6 महीने में दूसरी बोर्ड मीटिंग, मतलब 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर हो गया, है ना? तो इसका आंसर हुआ ए। एवरी कंपनी shall have at least one director who stays in India for more than in the financial year। एक साल में रेसिडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेसिडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है। तो रेसिडेंट डायरेक्टर क्या है? 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रिसाइड किया है तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट डायरेक्टर। एंड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर? तो 182 डेज है इसका आंसर। Which of the following persons cannot be an independent director in FD Textiles Limited? क्या पूछ रहे हैं? इनमें से कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है? Who was the promoter of subsidiary company? रिलेशन निकल आया। Who is the promoter of holding company? रिलेशन निकल आया। Who is related to directors in a company? डायरेक्टर से रिलेशन है? नहीं। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा कि कोई भी डायरेक्टर नहीं बन सकता इसमें से इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। 26। ओके, यहाँ तक के अपने कंपनी लॉ के क्वेश्चंस खत्म हो गए, 25 तक के, है ना? कितने सारे कंपनी लॉ के क्वेश्चंस है, समझो कंपनी लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, आपने कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ, है ना? और हर एक क्वेश्चन हमको आता है, हर एक क्वेश्चन हमको आता है, जितने अच्छे से पढ़ा हुआ है।
ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात आ गई है, चैप्टर नंबर 3 है ना, चैप्टर नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट लॉ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने अभी तक आप लोग को नहीं पढ़ाया है, सीएसईटी के बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ा है ये मैं आपको सिर्फ बताते जा रही हूँ उसका आंसर्स क्या है। बाकी लोगों को भी हेल्प होगी जिनने पढ़ा हुआ है, बट आप ये देखते जाओ, देखते रहो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, एक सेकेंड ना, और मैं आपको समझाते जाऊंगी इसका मतलब क्या। Contract by which contract by which one party promises to save the other party from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called। मतलब क्या बोल रहे, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से या किसी और की वजह से कोई लॉस होता है तो मैं तुमको वो लॉस का पैसा दूंगा, मैं उस लॉस को भरूंगा, उस लॉस को भरूंगा। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ, एक पार्टी दूसरे पार्टी को सेव करेगी उस लॉस से जो लॉस उसकी वजह से हो रहा है या किसी और पार्टी की वजह से। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। इसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी बोलते हैं। ठीक है। ना तो प्रपोजल होता है ना तो गारंटी। गारंटी क्या होती है, श्योरिटी टू परफॉर्म इफ प्रिंसिपल डेटर फेल्स। ठीक है। ये कब होती गारंटी, जब प्रिंसिपल डेटर जो है जिसने लोन लिया था वो फेल हो गया पे करने के लिए, तो अब जो गारंटर है वो पे करेगा। ये होती गारंटी। ठीक है। प्रपोजल तो आप किसी कुछ चीज प्रपोज करें किसी को, अग्रीमेंट मतलब किसी के साथ एग्रीमेंट कर। ठीक है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल रही है कि अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है मुझसे या किसी और पर्सन से तो वो मैं भर दूंगा, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी। उसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी। ठीक है। Rohit deposited his gold chain with the bank as security for loan of rupees 1 lakh and promised to repay the amount with interest। ठीक है, लोन का केस चल रहा है। What kind of special contract entered by Rohit and Matt? मतलब यार क्या पूछ रहे हैं कि रोहित ने अपनी गोल्ड चेन बैंक में रख दी एज ए सिक्योरिटी और वहां से 1 लाख रुपए का लोन लेकर आ गया, सिंपल। ठीक है। उसने बोला कि मैं अमाउंट भी पे कर दूंगा और इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, उसके बाद अपनी गोल्ड चेन उठा के ले जाऊंगा। ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या ये इंडेमनिटी है तो नहीं, क्या ये गारंटी है तो नहीं। प्लेज और बेलमेंट क्या होता है, प्लेज का मतलब ये होता है कि आप अपनी सिक्योरिटी रख के आ रहे हो। ठीक है, सिक्योरिटी कोलैटरल रख के आ रहे हो इन रिटर्न फॉर मनी और कुछ भी। ठीक है। तो ये पहली बात तो ये प्लेज होता है। बेलमेंट जो होता है, इट इज जस्ट जनरल डिलीवरी ऑफ गुड्स। सिर्फ गुड्स डिलीवरी करने के लिए जब तक आपके पास वो गुड्स रखे हैं उसको बेलमेंट कहते हैं। ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। In order to convert a proposal to promise, the acceptance must be। मतलब क्या, कि अगर प्रपोजल को आपको प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है, एक्सेप्टेंस किस तरीके की होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, इसमें यहाँ पे लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है कि acceptance should be absolute and qualified and it should be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड मतलब कि अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसको आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब कंडीशन से आगे, कंडीशन से वो कॉन्ट्रा ऑफर होगा, काउंटर ऑफर हो गया। ठीक है। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एंड दूसरा, आप कम्युनिकेट करो एक्सप्रेस इन सम यूजुअल रीजनेबल मैनर, या प्रपोजल में जिस तरीके का मैनर दिया है उस तरीके से आपको एक्सेप्टेंस करनी है। तो प्रपोजल को अगर प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस ये बी और सी दोनों तरीके से होनी चाहिए। ठीक है। ओके। क्या हो गया इसको, इसको क्या हो गया भाई, फिर नखरे, फिर नखरे हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपन कहाँ 29 30 पहुंच गए, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं एंड वी विल बी डन, वी विल बी डन। चलो ये हो जाए, खुल जाए।
क्या हो गया है? फिर से खोल देती हूँ, फिर से ओपन कर देती हूँ मैं। ओके, हाँ आ गया आ गया। Question number 29. A person who is employed to bring his principal into contractual relationship with third party. It is known as agency. जहाँ पे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, एजेंट कोई भी काम करता है तो प्रिंसिपल पे बाइंड होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है? थर्ड पार्टीज के साथ, तो वो होगा एजेंसी। ना वो बेलर है, ना वो बेली है, ना वो ओनर है, वो क्या है? एजेंसी है। And government an agreement who entered into the an agreement was entered into with Raghu who is a minor. This agreement is what? पहली बात तो ये माइनर है, माइनर मतलब इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कौन से केस में आया था? मोहिनी बीबी वर्सेस दामोदर घोष में ये बताया गया था कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, वॉइड है, नहीं है, कैंसल कर दो उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। ना वो बैड है, ना वो इलीगल है, ना वो वॉइडेबल, वो क्या है? वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही वॉइड था वो, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ, ठीक है। विच वन फ्रॉम बिलो इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? बेलमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। जहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, हमने बेल में किसी के गुड्स रखे हुए हैं, उसको डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे से कौन सा बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है, नहीं आता है। रंजन लेफ्ट लगेज इन क्लॉक रूम, रंजन ने अपना लगेज क्लॉक रूम में छोड़ दिया, मतलब बाद में उसको डिलीवरी मिलेगी, बेलमेंट है। रणवीर डिलीवर्ड हिज टीवी फॉर रिपेयर, अपनी टीवी किसी को दी है एंड बाद में वो वापस ले जाएगा, डिलीवर ले लेगा, डिलीवरी लेगा, बस ये भी है। राजेश लेफ्ट हिज स्कूटर एट पार्किंग स्टैंड बिसाइड द मॉल, ठीक है, अपने गुड्स उसने कहीं पे रखा हुआ है, काइंड ऑफ अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Shareholder Rana executed a bond favoring the company, thereby agreeing to satisfy the company for any loss caused as a consequences of his own. शेयर होल्डर जो राम है, राम राणा है, उसने बॉन्ड बनाया किसके साथ? कंपनी के साथ, ये बोल के कंपनी को कोई भी लॉस होता है मेरी किसी गलती की वजह से तो वो उसको उसकी भरपाई करेगा। ये क्या है? ये इंडेमनिटी है, ये इंडेमनिटी है, ये बेलमेंट नहीं है। तो यहाँ पे नॉट रिलेटेड बेलमेंट में कौन सा ऑप्शन आएगा? डी आएगा, क्योंकि वो इंडेमनिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32। While attending a seminar, सुमना सुमन बोलते हैं इसको, सुमन इनवाइटेड अमृता टू हैव डिनर एट हर फ्लैट ऑन सैटरडे। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, एक सेमिनार अटेंड करने गए थे, सुमन ने अमृता को घर बुलाया कि आज जो डिनर कर लेते हैं फ्लैट पे ऑन सैटरडे। अमृता हायर्ड अ कैब एंड रीच सुमन्स फ्लैट एट द अपॉइंटेड टाइम। जिस दिन पे उन लोग डिसाइड किया था कि सैटरडे को डिनर करेंगे फ्लैट पे बैठ के, तो अमृता ने कैब हायर करी और पहुंच गई सुमन के घर पे। सुमन फेल टू परफॉर्म हर प्रॉमिस, सुमन ने बोला था कि मैं डिनर दूंगी, डिनर नहीं दे पाई। कैन अमृता रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम सुमन? अरे, अब क्या अमृता पैसा मांगेगी क्या उससे? खाने का पैसा दो, कैब से मैं इतनी दूर आई पैसा दो, तुमने तो प्रॉमिस फुलफिल ही नहीं किया। पहली बात तो ये जो ये जो चीज हुई है, इट इज नॉट, दिस इज नॉट डन, मतलब नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पहली बात तो सुमन ने अमृता को बुलाया खाने पे, उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, उसने सिर्फ अपनी दोस्त को खाने पे इनवाइट किया था। ऐसे तो हम जितने भी दोस्तों ने हमको बुलाया है कि चलो पार्टी देंगे, पार्टी नहीं दी तो क्या हम उनसे डैमेजेस मांगने चले जाएंगे? तुमने बोला था पार्टी दोगे, तुमने दी नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो, एज द इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। जब भी लीगल रिलेशंस की बात आती है तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जहां पे कोई इंटेंशन ही नहीं, लीगल रिलेशन मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच का कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आउट ऑफ लव बना है, आउट ऑफ अफेक्शन बना है, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन नहीं होता है?
माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड के साथ नहीं कर सकते और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ नहीं कर सकते। तो ये पूछ रहे कौन से लोगों के साथ यहाँ नहीं कर सकते। सॉरी, पहला है जय, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसके साथ नहीं कर सकते। देव माइनर है, इसके साथ भी नहीं कर सकते। सैम, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ, इसके साथ भी नहीं कर सकते। मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अग्रीमेंट between the parties at any time before it is discharged by the performance। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया अग्रीमेंट के तहत, दोनों पार्टीज के बीच में जो हुआ था, किसी भी टाइम, बट कब, जब परफॉर्मेंस हुई है उसके पहले। किसी ने कोई अपनी परफॉर्मेंस कही करी नहीं, दोनों पार्टीज ने उसकी परफॉर्मेंस करने के पहले ही एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट नन रिक्वायर्स टू परफॉर्म इज कॉल्ड, एंड इसकी वजह से किसी को परफॉर्मेंस करने की जरूरत है भी नहीं, इसको बोलते हैं रेसेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेसेशन। हाँ, तो रेसेशन बोलते हैं जहां पे कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर एनी पार्टी परफॉर्म, उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था परफॉर्म ही नहीं किया, एंड अब कैंसिलेशन होने के बाद उनको परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है। रेमिशन का मतलब क्या होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्टिंग लेस परफॉर्मेंस। ठीक है, आप कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि ज्यादा परफॉर्मेंस इंसान कर नहीं पाएगा, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कम परफॉर्मेंस कर दी, उसको रेमिशन बोलते हैं। वेवर मतलब कि सिर्फ एक पार्टी ने परफॉर्म किया है और उसने सामने वाले को वेव कर दिया कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तो वेवर भी नहीं। इसका आंसर क्या है? प्रिसीशन। 35 question. A warranty is a stipulation to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to claim for damages but not right to reject the goods and treat the contract as repudiated। इसका आंसर है कोलैटरल। मतलब वारंटी एक तरीके का क्या है? कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वारंटी मतलब कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट तक अब ब्रीच किया तो आप क्लेम राइज कर सकते हो, बट आप रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स को पूरी तरीके से। ठीक है, डैमेजेस के लिए क्लेम मांग सकते हो, पर आप गुड्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आता है वारंटी। ये सब अपन जब पढ़ेंगे अच्छे से ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एंड इसको अपन पढ़ेंगे किसमें, इसको अपन पढ़ने वाले सोगा में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तब समझ में आएगा अच्छे से। इसका आंसर वैसे है कोलैटरल। प्रवीण इज अ पार्टनर इन एन एलएलपी, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रवीण में कंसिस्ट ऑफ, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी दे सकता है, टेंजिबल प्रॉपर्टी भी दे सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकता है। ऑल ऑफ दी अबव की तरीके से वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वो क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर है तो प्रवीण कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता है? तो वो कोई भी तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, इनटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, इमूवेबल हो, कैसे भी वो दे सकता है। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। State which one from this is false in the hands of Dixit, Saxena, Ghosh and Company Limited। कंपनी एलएलपी, सॉरी, कंपनी एलएलपी, एलएलपी है, इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा? इट कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, यस एलएलपी पब्लिक से फंड्स नहीं ले सकती है। एनी एक्ट ऑफ पार्टनर सक्सेना विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर्स मे नॉट बाइंड द एलएलपी। मतलब कि सक्सेना ने कोई काम किया और दूसरे पार्टनर्स को नॉलेज ही नहीं है, उन्होंने ऑथराइज नहीं किया उसको काम करने के लिए, तो वो काम जो अनऑथराइज एक्ट है वो एलएलपी को बाइंड नहीं करेगी। तो ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर्स, एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको कंपनी जैसा फॉर्म में बनाया पार्टनरशिप को, तो वहां पे मैनेजमेंट और ओनर्स एक्चुअल में अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो ये सही है। इट इज इजी टू डिसॉल्व और वाइंड अप। ठीक है, इजी टू डिसॉल्व वाइंड अप, यस इट इज इजी टू डिसॉल्व एंड वाइंड अप, बिकॉज कंपनी है, बट कंपनी से थोड़ा कम फॉर्मेलिटीज आती है एलएलपी में, तो उसको इजिली आप डिसॉल्व कर सकते हो एज कंपेयर टू कंपनी। तो ये भी आंसर नहीं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब फॉल्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ दे कैन नॉट रेज फंड्स, एंड वो बाइंड कर देंगे एलएलपी को अगर अनऑथराइज एक्ट करता है कोई पार्टनर, एंड इट इज इजी टू डिसॉल्व, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? कि नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर्स, यहाँ पे सेपरेशन होता है, एलपी में सेपरेशन होता है मैनेजमेंट का ओनर्स के साथ, तो ये जो लाइन है गलत, फॉल्स लिखी हुई है, तो ये फॉल्स आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is not an essential requisite for creating a partnership as per section 4 of the Partnership Act 1932? पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा essential नहीं है। क्या क्या essential है? अग्रीमेंट होना चाहिए कितने लोगों में, टू और मोर पर्सन्स में, ठीक है। कैसा होना चाहिए, टू कैरी अ बिजनेस, क्या करने के लिए, शेयर प्रॉफिट्स करने के लिए, एंड म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, 5 बूंदों वाला। याद आ रहा है जो मैंने पढ़ाया था। तो अग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस ये सही है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ये सही है, बिजनेस टू बी कैरिड बाय ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिंग एज फॉर ऑल ये भी सही है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस गलत है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है पार्टनरशिप का, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एसेंशियल नहीं है। Every LLP shall ensure that decisions taken in it by it is recorded in minutes. Within how many days of taking such decision? मतलब कि कोई भी डिसीजन अगर एलपी ने लिया है तो उसको मिनट्स में रिकॉर्ड करना है। इसका आंसर है कितने दिनों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो 30 डेज में रिकॉर्ड करना है। Any matter for issue or issue relating to LLP shall be decided by resolution passed by majority of partners. कोई भी resolution पास करना है अगर LP में ऑर्डिनरी, कौन सा ऑर्डिनरी, तो मेजोरिटी से। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए, 100% कंसेंट होनी चाहिए एलएलपी में, ठीक है। A partner who does not invest or participate in the management of the firm but only give their name to the business, सिर्फ नाम मात्र का पार्टनर है, ना तो वो इन्वेस्ट करे ना वो पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट में, सिर्फ नाम दिया है उसने, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। ना वो सब पार्टनर है, ना वो ऑस्टेंसिबल या एक्टिव पार्टनर है, ना वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो क्या है, नॉमिनल पार्टनर। Under Section 2B of the Indian Partnership Act, business includes every trade, occupation and profession. Trade, occupation और profession तीनों ही business माने जाते हैं। Under Section 10 of the Indian Partnership Act, every partner has a duty to indemnify the firm for any losses caused to firm by his conduct of business for the firm arising out of negligence, wrongful act या fraud। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है तीनों, इसका आंसर है तीनों, ऑल ऑफ दी अबव। किसी भी पार्टनर के नेग्लिजेंस, रॉन्गफुल एक्ट या फ्रॉड की वजह से फर्म को नुकसान होता है तो हर उस पार्टनर को फर्म को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा उस लॉ के लिए, उस लॉस के लिए, तो ये ऑल ऑफ दी अबव है आंसर। The relation of partnership according to prescribed section of Indian Partnership Act arises from contract। मतलब पार्टनरशिप का रिलेशनशिप कहाँ से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, ना तो स्टेटस से ना तो फ्रेंडशिप से, नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ही नहीं। इसका आंसर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेशनशिप बनता है, कॉन्ट्रैक्ट फिर एग्रीमेंट, है ना। Bobby is a partner in East West Tires, ठीक है। He has contributed more the share of the capital for business purpose। मतलब कि जितना कैपिटल देना चाहिए था उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसने। इन द एब्सेंस ऑफ द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं है या एग्रीड रेट नहीं है, बॉबी इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट। ये मैंने बताया था कि अगर अग्रीड नहीं रेट नहीं है तो 6% पर एनम के पास साथ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए फॉर कैपिटल बियॉन्ड द लिमिट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड द लिमिट, है ना। A stipulation which is essential to the main purpose of the contract of sale is known as condition। इसका आंसर है कंडीशन, इसका आंसर है कंडीशन। अपन इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से बाद में, पर इसका आंसर अभी भी समझ लो, इसका आंसर है कंडीशन। 47, कितने बचे हैं, 47 के बाद कितने बचे हैं, तीन तीन क्वेश्चंस बचे हैं। Which legal maxim governs the transfer of title by non-owners? मतलब कि नॉन ओनर्स टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, जो भी है। विच लीगल मैक्सिम गवर्न करता है, तो इसका आंसर है नेमो डेथ क्वाड। आई थिंक यही आंसर है इसका। हाँ, इसका आंसर नेमो डेथ क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है सेलर कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज पजेस, ठीक है। उसके पास जो टाइटल है, सेलर के पास जो टाइटल है वो ही उसको ट्रांसफर कर सकता है, वो ही उसको ट्रांसफर कर सकता है। कैवी टेम्पटर इसका आंसर नहीं, क्योंकि एवी टेम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बी वे। एबिनिशियो नहीं है, एबिनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। एंड यूबी जुस इबी रेमेडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसका आंसर क्या है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट,
ठीक है। विच कैन बी कॉल्ड अ प्रोमिसरी नोट, अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आ चुके हैं। प्रोमिसरी नोट क्या कहलाई जाएगी इसमें से? अ प्रॉमिस टू पे सुसंता 500 रुपीज टू डिलीवर टू हिम बाय ब्लैक हॉर्स ऑन 1 जून नेक्स्ट। ठीक है। अ प्रॉमिस टू पे सुशांता 500 5 days आफ्टर माई मैरिज विथ कोयल। After my marriage with Koyal, I acknowledge myself to be indebted to Susanta in 500 to be paid in demand for value received. I promise to pay Susanta 500 on Damodar's death, provided he leaves me enough to pay that sum. मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहली बात तो सी होगा। इसका आंसर सी होगा। अब क्यों? इनने बोला पहले तो प्रॉमिसरी नोट का मतलब समझो। प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये होता है, हाँ हाँ, प्रॉमिसरी मतलब का मतलब ये होता है कि आप अनकंडीशनल प्रॉमिस कर रहे हो सामने वाले को कि हम आपको पे करेंगे ऑन डिमांड। जब भी आप डिमांड करोगे हम आपको पे कर देंगे। ये होता है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है। I promise to pay Susanta 500 and to deliver to him by black horse on 1 June next। मतलब by black horse, ये कौन सी कंडीशन है? ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन तो मानी ही नहीं जाएगी। I promise to pay Susanta 500 5 days after my marriage with कोयल। मतलब उसकी मैरिज कोयल के साथ होगी नहीं होगी, कंडीशन डाल दी है। प्रॉमिसरी नोट में कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है, तो ये भी नहीं। I promised to pay Susanda 500 on Damodar's that provided कंडीशन डाल दी। प्रोवाइड मतलब कंडीशन डाल दी यहाँ पे कि उसने उतना पैसा उसके लिए छोड़ा हो तब मैं पैसा दूंगा। तो ये प्रॉमिस के साथ कंडीशन नहीं चलती। प्रॉमिसरी नोट में आप प्रॉमिस कर रहे हो कि सामने वाले को पे करोगे ऑन डिमांड, है ना? तो ये इसका आंसर है सी। If the endorser signs his name and adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to other of a specified person, the endorsement is said to be full। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्टिव जो होता है, जो रेस्ट्रिक्ट करेगा फर्दर, रेस्ट्रिक्स फर्दर नेगोशिएशन। ठीक है। पार्शियल होता ही नहीं है। और कंडीशनल जो होता है मतलब कि आपने कोई कंडीशन लगा दी है। यहाँ पे एंडोर्सर का साइन भी है। ठीक है। और एंडोर्सर ने ये बताया कि किस डायरेक्शन से पे करना है, मतलब ये फुल है। एंडोर्सर का साइन भी है, उसने बताया भी है कि किस डायरेक्शन से पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है। तो ये फुल एंडोर्समेंट कहलाई जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स द सेलर इज अंडर नो ड्यूटी टू रिवील अनफ्लैटरिंग ट्रुथ्स अबाउट द गुड्स सोल्ड, द डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड। मतलब क्या? कि जब भी कोई सेलर अपने गुड्स सेल कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती है कि वो जो भी उस गुड में मिलावटी है, कुछ गलत है, कुछ अडल्ट्रेशन है, वो ना बताए। क्या ये सही क्या गलत है? पहली बात तो ये गलत है। पहली बात तो ये गलत है। हर सेलर को रिवील करना पड़ेगा कि जो भी चीज आप बेच रहे हो उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो किस तरीके से बना हुआ है, आपको रिवील करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। कैविएट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। लेट द बायर बी वेयर मतलब बायर को हर चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्या चीज ले रहा है, क्या चीज खाने वाला है, क्या चीज यूज करने वाला है। ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे सेलर की ड्यूटी होती है कि वो सारी चीज जो भी अनफ्लैटरिंग ट्रुथ्स है वो रिवील करे गुड्स के बारे में। इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर। ठीक है। यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। क्लैप 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 फॉर योरसेल्फ। ओके, तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीटेड है। हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चंस जो अभी तक पढ़े थे 2 चैप्टर्स में, वो हमारा डन है। ठीक है। हमें तो पता है कि उसका आंसर्स क्या थे। बाकी सब भी हम पढ़ लेंगे और आंसर समझ में आ जाएंगे। अभी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आपको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के लिए। ठीक है। उसमें अपन आगे के जो 50 क्वेश्चंस है वो और सॉल्व करेंगे। ठीक है। पूरा एनालिसिस के साथ, रीजनिंग के साथ। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।